दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही दमदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और मॉडल पेपर से क्वेश्चन का आंसर लाया गया है। तो आप सभी को बस क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो वायरल मॉडल पेपर है उसके सारे प्रश्नों को यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है और एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला देखिए, यहाँ पे आपको पूरा एक व्याकरण वाला पार्ट अभी आपको अलग आएगा। देखिए वीडियो में बहुत सारी वीडियोज हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताते रहेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसके पीडीएफ की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी हाई लेवल के स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को वहाँ पर भी जाना है, अच्छी तरीके से पीडीएफ को भी डाउनलोड करना है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस यही करना है कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। प्रिपेयर रहने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो भी क्लासेस दी जा रही हैं उन सभी क्लासेस को अच्छी तरीके से पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ममता का देखिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर, देखिए ये तो दिख रहा है आपको, ममता नामक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। देख रही है, ममता विधवा थी, उसका यौवन सोने के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। जब उसकी विडंबना कहाँ तक अंत था, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम लिखिए और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और कुछ प्रश्न आपके दिए गए हैं। प्रश्न कौन कौन से दिए गए हैं? प्रस्तुत गद्यावतरण में किसके बारे में कहा गया है, इसमें किसके बारे में कहा गया है, और हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी क्यों कहा गया है। उपर्युक्त गद्यावतरण में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। ममता की वेदना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए और ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। तो सारे प्रश्नों का उत्तर अभी जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से जरूर कर दीजिए, ठीक है। संदर्भ की बात करेंगे तो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। कहाँ से? ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो ये लिखना है, पाठ का नाम क्या है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पाठ का नाम ममता, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद, ठीक है। विशेष की बात करेंगे, चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर देखिए, लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि रोहतास के राजमहल में मुख्य द्वार के निकट, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कमरे में उदास हृदया ममता सोन नदी के तेज प्रवाह को एकटक देखे जा रही है। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संदर्भित अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों में से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे। साथ ही राजमहल की समस्त सुख सुविधाएं से सूल के समान कष्ट पहुंचा रही थी। कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे कांटों की सैया पर समय प्रतीत हो रहा था, समान प्रतीत हो रहा था, ठीक है। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यावतरण में रोहतास के किले के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री ममता के विषय में कहा गया है, जो कि युवा अवस्था में ही विधवा हो गई थी। समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं की उपलब्धता होने पर भी उसकी परेशानियों का अंत नहीं था, ठीक है। अगला देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कि सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित तथा अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार स्वरूप बन जाता है। इसी कारण हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रित प्राणी कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए, ममता रोहतास किले के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी। उसके पास सुख सुविधाओं के समस्त साधन विद्यमान थे, फिर भी उसके मन में पीड़ा थी। मस्तिष्क में विचारों की आंधी चल रही थी, आंसू से आंसू बह रहे थे। कोमल बिस्तर भी उसे कांटों की सैया के समान प्रतीत हो रहा था, ठीक है। आगे चलिए, ममता रोहतास के किले के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी जो विधवा हो गई थी, ठीक है।
और राजमहल के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह सोन नदी के तेज प्रवाह को एकटक देखे जा रही थी। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना होगा क्योंकि एग्जाम में आने की संभावनाएं इनकी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी, क्या भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। ठीक है, इन विभिन्नताओं को देखकर अन्य अपरिचित आदमी हड़बड़ाकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है। तो इससे आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वालों को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ का लेखक का नाम लिखिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, ठीक है, ये आपको करना है। तो भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है, ठीक है, ये आपको करना है। चलिए आप देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये निबंध है एक तरीके का। पाठ के नाम की बात करेंगे भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, हम उन्हीं प्रश्नों की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि, ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भारत भूमि की विविधताओं को देखकर दूसरे देशों के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक देश है ही नहीं अपति, यहाँ तो अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी भी किसी जाति के नहीं अपितु भिन्न भिन्न जाति के हैं। दूसरे देशवासियों को कि इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इस देश को ऊपर ही ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते। निश्चित ही अनेक लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नज़र आएगी। ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन करता है। इससे लेखक की अपने देश के और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है। ठीक है, अगला देखिए। भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध बताया गया है कि जिस प्रकार भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों, भिन्न भिन्न जनपदों अथवा भिन्न भिन्न ग्रामों में बोली जाने वाली बोलियों की गणना करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार इस भूमि पर निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न धर्म और इन धर्मों के भी भिन्न भिन्न संप्रदायों की गणना करना भी, उससे निश्चित करना भी आसान काम नहीं है। ठीक है, देखिए हम आपको अच्छी तरीके से बार बार लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग दये, झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए, मधुरा धर वय फिर बूझती है, चलनो अब केतक पण कुटी करियो कित कहे, तिनकी लखी आतुरता पी की अखिया अति चारु चली चल चुए। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर आगे देखिए क्या कर रहा है, किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होंठ सूख गए थे। ठीक है, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, किसके, श्री राम जी के जो हमारे थे भगवान थे, तो वो उनके नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। अगला देखिए क्या है, पर्णकुटी में, किसमें, पर्णकुटी में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। ठीक है, चलिए संदर्भ की बात करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। ठीक है, प्रसंग की बात करेंगे तो कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। व्याख्या की बात करेंगे, राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रीतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा,
कितनी दूर ही पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत ही थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्या कर रहे हैं कि राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे तो प्रस्तुत पद्य में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है। सीता जी के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भाषा सरस एवं माधुर्य ब्रजभाषा है। दये मग में डगद्वय मुहावरे का उत्कृष्ट प्रयोग है। इसी कारण अत्युक्ति अलंकार है। शैली की बात करेंगे चित्रात्मक और मुक्तक है। छंद की बात करेंगे सवैया है। अलंकार की बात करेंगे माथे पर पसीने की बूंदों के आने की होठों के सूख जाने में है। स्वभाव व्यक्ति तथा केतिक पर्णकुटी करियो कित में अनुप्रास है। अब देखिए शब्द शक्ति में लक्षणा एवं व्यंजना है। रस की बात करेंगे श्रृंगार एवं गुण रस है। प्रसाद की बात करेंगे माधुर्य है। ठीक है, चलिए अब देखिए राम लक्ष्मण और सीता तीनों बड़े धैर्य के साथ, ठीक है, श्रृंगवेरपुर से आगे 2-3 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके ऊँट थकान के कारण सूख गए। अगला देखिए क्या था, श्री राम के नेत्रों से आंसू इसलिए टपकने लगे क्योंकि वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत थक गई थी और वे बहुत व्याकुल हो रही थी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी भार्या की ऐसी दशा देखकर श्री राम की आंखों में आंसू निकलने लगे। पर्णकुटी में कर्णधार्य समास है और इसका समास गृह पत्तों की कुटियां हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका जीवन परिचय है और इनका जीवन परिचय हर एक साल पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं है जब पूछा न गया हो। ठीक है, तो इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। देखिए हम आपको एकदम बेहतरीन ओवरव्यू दे रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखिए राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA LB की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वे प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्ययन कार्य करने के पश्चात ये पटना से कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ठीक है, अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता, ठीक है, निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को निम्न 1952 से सन 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से 1962 ईस्वी को इनको अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। ठीक है, रचनाओं की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाओं का निम्नलिखित है। चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। ये सादी भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। चलिए अगला देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर संस्कृत से लिया गया है कुछ। ठीक है, तो संस्कृत में देखिए आरक्षक श्रीमान अय अस्ति चंद्रशेखर अयम राजद्रोही गतिदिने अनन्य। देखिए आपका दिया हुआ इसका देखिए आपको अर्थ लिखना होगा। तो इसमें प्रस्तुत नाट्यांश हमारे पास पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से लिया गया। कहाँ से? देशभक्त
चंद्रशेखर पाठ से लिया गया है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, तो प्रसंग की बात करेंगे, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की वीरता, साहस और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुवाद की बात करेंगे, सिपाही श्रीमान जी यहाँ चंद्रशेखर है, यहाँ राजद्रोही है। पिछले दिन इसने ही असहयोग आंदोलनकारियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था, उससे दुर्जन सिंह घायल हो गया था। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी लगभग हर एक साल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, परिभाषा की बात करेंगे तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है, जहाँ पर क्या की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि क्या है, उत्प्रेक्षा वाचक के शब्द हैं। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है, स्पष्टीकरण की बात करेंगे, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत चंद्रनंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। स्पष्टीकरण की बात करेंगे, यहाँ मोर पंख से बने मुकुट की चंद्रिकाओं में सतचंद्र की संभावना व्यक्त की गई है। अन्य उदाहरण की बात करेंगे, पुलक प्रकट करती धरती हरित तृणों की नेकों से, मानो झूम रहे हों तर भी मंद पवन के झोंकों से, धाये साम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्मा जीव बीच गया माया जैसी, बहुरी कहूँ छवि जस मन बसही, जनु मधु मदन मध्य रत लहई। ठीक है, लसही। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।